दोस्तों नमस्कार। मेंस आंसर राइटिंग का जो सिलसिला चल रहा है उसी के तहत हम एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेके उपस्थित हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम कल सॉल्व किए थे और ये 16 नंबर क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके बीच। आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये यूपीएससी 2023 का सवाल है। यूपीएससी 2023 पेपर 2 का ये सवाल है। आप जानते हैं कि इस समय हम पेपर 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब पेपर 2 समाप्त हो जाएगा तो फिर पेपर 1 या पेपर 3 शुरू करेंगे। तो ये देखिए, हम हमेशा आपको बोलते हैं कि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, पहला बात। और दूसरा बात कि आप ओरिजिनल क्वेश्चन से हमेशा टकराने का प्रयास करेंगे। यदि आप ओरिजिनल क्वेश्चन से टकराते हैं तो आपकी भाषा शैली और भाषा को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगर इसको हम तोड़ें तो क्या क्वेश्चन ये है कि संसदीय समिति प्रणाली, समझिए क्वेश्चन आप, संसदीय समिति प्रणाली, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम। तो ये पहला हो गया हमारा सेगमेंट कि संसदीय समिति प्रणाली जो है उस पे सवाल पूछा गया है, किस संरचना को समझाइए। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल पूछा नहीं गया है, सीधा किसी भी किताब में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बट थोड़ा सा चुनौती दिया है कहाँ पे, आगे वाले पार्ट में। आगे वाले पार्ट को पूरा चुनौतीपूर्ण यूपीएससी ने बना दिया है कि भारतीय संसद के, तीसरा पार्ट संस्थानीकरण में, चौथा पार्ट संस्थानीकरण में, दैट मीन्स इंस्टीट्यूलाइजेशन। ठीक है, इंस्टीट्यूलाइजेशन में वित्तीय समितियों ने कहां तक मदद की है। तो ये हमारा हो गया पांचवा पार्ट, वित्तीय समिति पांचवा। देखिए इस क्वेश्चन क्या दिया, कहां तक मदद की है। और कल हमने इसके विषय में आपसे बताया था, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, किस सीमा तक। तो इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है, किस सीमा तक, कहां तक। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखा जाता है हम आपको बता चुके हैं, और नहीं जानते हैं तो आप हमारा वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद भी कोई अतिरिक्त समस्या हो तो हम मेंस आंसर राइटिंग का बैच 1 जुलाई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या हो, इसी तरह पेपर वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज चलेगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बहुत मिनिमम कम फीस में। और फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे, नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। चलिए, तो आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे कि संसदीय समिति प्रणाली का स्ट्रक्चर क्या है, कैसी संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ है वो बताइए। और भारतीय संसद, देखिए संस्थानीकरण का क्या मतलब होता है। जब तक आप संस्थानीकरण के मतलब को नहीं समझेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर को, मुझे नहीं लगता है कि आप लिख पाएंगे अच्छे से। संस्थानीकरण दैट मींस इंस्टीट्यूलाइजेशन, इसका मतलब है कि संस्थान की उसकी जवाबदेही, उसकी पारदर्शिता, उसकी विश्वसनीयता बहाल हो गया है। जैसे सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है, 2 आदमी 3 आदमी मिलकर कोई एक संगठन बनाता है, तो क्या उस संगठन को हम संस्थानीकरण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि उस संगठन क्या होता है, धीरे धीरे काम करने लगता है, उसके अंदर पारदर्शिता आ जाती है, लोग जुड़ने लगते हैं, उसका इम्पैक्ट समाज में दिखने लगता है, तब हम बात करते हैं कि वो उसका संस्थानीकरण हो चुका है। जैसे अक्सर राष्ट्रपति जो हमारा प्रेसिडेंट है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक सिर्फ पद नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो एक संस्थान है। क्यों? क्योंकि वो काफी वेरियस चीजों को प्रभावित करता है। आप देखिए इसे राष्ट्रपति जी क्या है, वो एक, जिसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहते हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक संस्थान, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो काफी सारे चीजों को प्रभावित करता है। उसी तरह संसद काफी अधिक चीजों को प्रभावित करता है। तो वही कह रहा है, क्या जो वित्तीय समिति है, जो फाइनेंशियल कमिटी है, ये फाइनेंशियल कमिटीज, क्या ये इसमें उसका संस्थानीकरण करने, मतलब उसमें पारदर्शिता लाने में, उसकी जवाबदेही तय करने में, उससे जनता को कनेक्ट करने में मदद किया है? तो किस सीमा तक किया है? तो उम्मीद करते हैं कि संस्थानीकरण का मतलब अब आप समझ चुके होंगे, इंस्टीट्यूलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में यदि आप भूमिका लिख रहे होते तो भूमिका में क्या लिख रहे होते। आइए पहले हम उस पर बात करते हैं। आइए पहले हम भूमिका में बात करते हैं और फिर से बता दें कि यदि फर्जी मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी समस्या हो, आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग का
1 जुलाई से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में। आइए, कहाँ चले गया भाई, आजा यार। हाँ ठीक है, ये है, ये चलिए देखिए, ये हम आपके सामने खोले हैं, विधायी का चैप्टर है। ये कहेंगे सर ये क्या खोल दिया आपने, तो हम आपको बता रहे हैं हम ये क्या हमने खोला है। ये एनसीईआरटी 11th की बुक है। यदि आप 11th की एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो पेपर 2 यानी पॉलिटी का आंसर लिखने के लिए उससे अच्छी बुक कोई नहीं है। ये एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर 5 है, 11th क्लास की ये बुक है। आइए हम इसको देखते हैं कि इसमें संसदीय समिति के बारे में कितने अच्छे से बताया गया है और कितने अच्छे से लिखा गया है। आइए, आजा भाई। ये देखिए, ये ऐसे ही हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी का क्लास भी देखे होंगे कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसे हम बता देते हैं कि भाई पूरे चैप्टर में पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस सिर्फ ये लाइन को आप इंपॉर्टेंट रखिए, नोट कीजिए, बस हो गया, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। आइए हम देखते हैं संसदीय समितियां बहुत अच्छा से, चूंकि ये बुक हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि यदि आप बुक पढ़ते हैं तो फिर उसमें क्या पढ़ते हैं, बहुत नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ एडवांस बुक है, आप उसको पढ़ लीजिए, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन लोग टेस्ट सीरीज नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, तो भागिए भाई, हमें क्या दिक्कत है, आपको खुद पता चलेगा कि हमने बहुत बड़ा गलती किया है, नहीं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। आप बेसिक बुक तो ढंग से पढ़ते नहीं हैं और चले जाते हैं टेस्ट सीरीज लगाने, क्लास ढंग से किया नहीं। चलिए ये देखिए, आइए संसदीय समितियां, आजा भाई। तो एनसीईआरटी के क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत शानदार तरीके से, इसी तरीके से जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा आ गया संसदीय समितियां। आइए इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या करता है, संसदीय समितियां क्या करती है, एनसीईआरटी संसदीय समितियां क्या करती है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। ये यहाँ छोटा सा दिख रहा होगा, संसदीय समिति प्रणाली की संरचना को समझाइए। तो भूमिका कहां से स्टार्ट करना था, संसदीय समिति के बारे में। क्या इसमें जो लिखा हुआ है, क्या आप यहां से भूमिका स्टार्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, ये बताइए। बहुत को लगता है कि सर भूमिका कहां से, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, समझ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा समझ में कभी, अगर आप फर्जी मॉडल उत्तर पे जाएंगे तो समझ में भी कभी नहीं आएगा। आप कुछ बेसिक बुक पर हैं और एक मेंटर्स अच्छे होना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, बेहतर तरीके से गाइड कर सके, आपका काम बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है संसदीय समिति के बारे में, कि संसदीय समितियां, ठीक है, विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप यहीं से भूमिका शुरू कर दीजिए, क्या दिक्कत है। या संसदीय कामकाज का, समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, चूंकि सांसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है, समय कम होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है, इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि संसदीय समिति यह सब कार्य करती है। अब देखिए, यदि स्पेशल आपसे क्वेश्चन तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछा गया है, कार्य पे पूछे कि संसदीय समिति क्या कार्य करती है, तो क्या ये आंसर नहीं हो जाएगा। आप आज हम भूमिका नहीं लिखाने वाले, नहीं बताने वाले हैं, आप इसको पढ़ के खुद भूमिका लिखेंगे। ठीक है, और अगर नहीं लिखना आता इतना पढ़ने के बाद तो आपको अपने तैयारी पर पुनर्विचार करना चाहिए था। ठीक है, देखिए 1983 से भारत में संसद की अस्थायी समिति की प्रणाली का विकास हुआ है और विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां, अस्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, अगर आप यहाँ पे आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए संरचना स्ट्रक्चर, समिति का स्ट्रक्चर आप बताइए। तो यहीं पे दिया है ना, ये बताइए कि क्या होता है। आजा भाई, आजा यहाँ पे। अस्थाई समिति एक हो गया हमारा, क्या अस्थाई समिति। ठीक है, और इसके अतिरिक्त यहीं पे क्या लिखा है कि अतिरिक्त संयुक्त संसदीय समिति,
और फिर संयुक्त संसदीय समिति क्या करती है कि संयुक्त संसदीय समिति गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है समितियों को भेजा गया संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। तो कानून नजरिए से देखे तो ये तो समझ गए, किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। तो संसदीय समिति के बारे में इसके आगे दूसरा विवरण दिया हुआ है कि अब संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो संसदीय समिति के बारे में हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ पे देख लिए है भूमिका, आप इसको पढ़ के आप लिखेंगे। आप या तो हमारे इस वीडियो से आप पढ़ लीजिए, और अगर वीडियो से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके पास यदि 11th NCERT की बुक है तो आप उसको जाइए, पलटिए और वहां पे पढ़िए, ठीक है। और नहीं पढ़ते हैं तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप भूमिका लिख चुके होंगे और लिख लेंगे यहां से, ठीक है। चलिए अब हम इसके बॉडी पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो जो ये दिया हुआ है अस्थायी समिति अस्थायी समिति, वहां पे थोड़ा शॉर्ट्स में दिया हुआ था, इसको थोड़ा विस्तार से लिखें क्योंकि यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अधिक लिखना पड़ेगा। तो आइए भाई हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम बात क्या करेंगे, क्वेश्चन किधर गया, तो नीचे क्यों भाग जाता है भाई। स्ट्रक्चर, तो हम बॉडी भूमिका हम बता चुके हैं, अब हम बात करते हैं बॉडी की, शरीर बॉडी। तो बॉडी में हम क्या लिखें बताइए। इसमें हमें लिखना है क्या कि संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमने संरचना लिखा, यानी संसदीय समितियों की संरचना और स्ट्रक्चर बना दिया। तो हमने वहां पे क्या देखा, एक अस्थायी समिति होता है, ठीक है, अस्थायी समिति एक, और दूसरा जो होता है उसमें वो दूसरा दिया हुआ था क्या, इसके अतिरिक्त, तो उसको कहा जाता है एडहॉक समिति, हिंदी में तदर्थ समिति। ये हमारा परमानेंट कमिटी हो गया, उसको एडहॉक कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है तदर्थ, ठीक है, तदर्थ समिति है, ठीक है। चलिए अब देख लिए अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। अब इसके बाद अस्थायी समिति की भी कई पार्ट होते हैं, डिवीजन होते हैं। आइए हम यहां लिखते हैं अस्थायी समिति संरचना हमने लिख दिया, ठीक है। यहां से आप समझ जाएंगे, हमने पी लिख दिया परमानेंट कमेटी यानी अस्थायी समिति, और ए लिख दिया एडहॉक कमेटी यानी तदर्थ समिति। इसके भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा वित्तीय समिति, अस्थायी समिति का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा वित्तीय समिति, ठीक है, वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति का एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो आंसर पूरा नहीं माना जाएगा। तो पहला जिसे आप सुने होंगे एग्जाम्पल, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति जिसे हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, ठीक है, लोक लेखा समिति पहला हो गया। दूसरा आता है प्राक्कलन समिति, इसको आगे हम लिखेंगे। तो वित्तीय समिति और दूसरा होता है इससे संबंधित होता है विभागीय अस्थायी समिति, दैट मीन्स कहा जाता है विभागीय अस्थायी समिति कि जैसे देखिए मंत्रालय संबंधित कई सारे विभाग होते हैं, तो उससे संबंधित जो अस्थायी समिति है एक वित्तीय समिति, उसके अतिरिक्त अन्य विभागीय समिति, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जांच समिति, इसका एग्जांपल अगर हम दें तो जांच समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, यहाँ पे आता जगह नहीं था, हम बोलते हैं अधीनस्थ विधायन समिति। उसी तरह यहाँ पे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यम समिति, तीन तरह की समितियां होती, वित्तीय समिति और विभागीय समिति। एक दो एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हैं, यदि आपको याद है तो आप तीनों का नाम लिखिए, अगर याद नहीं है तो कम से कम एक दो एग्जाम्पल तो आप डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एडहॉक यानी तदर्थ समिति की संरचना में। तो हमने यहां एक स्ट्रक्चर बनाया तदर्थ समिति, ठीक है। तो ये भी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा क्या, सलाहकारी समिति, ठीक है, सलाहकारी समिति, और एक दूसरा होता है जांच समिति,
ठीक है, जांच समिति। तो आप कहेंगे सर जांच समिति आपने पहले भी लिखा था। हाँ बिल्कुल लिखा था, और यहाँ भी लिखे, बिल्कुल। देखिए एक जांच समिति होता है जो अस्थाई होता है, अस्थाई, डिपार्टमेंट या मंत्रालय संबंधित कोई समस्या हो तो वो उस परमानेंट बना रहता है, वो उसकी जांच करता है, ठीक है। लेकिन ये जांच समिति क्या है, एडहॉक समिति, चूंकि तदर्थ समिति है तो इसकी स्थापना समय समय पर होती है। अब देखिए सलाहकारी समिति क्या होता है, इसका एग्जाम्पल आप लेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए कोई आप जेपीसी का नाम बहुत सुने होंगे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, एनसीईआरटी वाले बुक में भी लिखा हुआ था। अभी जब एग्जिट पोल आया था, एग्जिट पोल के टाइम पे ये एक चला था, देखे होंगे कि जो शेयर मार्केट था उसमें काफी अधिक गिरावट आया था। तो उसको लेके विपक्षी पार्टी ने कहा कि जेपीसी की मांग हम कर रहे हैं, जेपीसी मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसकी जांच करे कि क्या वास्तव में यह एक शेयर मार्केट में घोटाला था या एक नेचुरल प्रक्रिया थी। तो क्या हो गया, हमारा जांच समिति जांच करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अध्यक्ष बनाते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, उनकी सिफारिश पर बनाया जाता है। लेकिन सवाल है क्या कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कभी कभी बनती है जब सरकार इस डिमांड को मानती। बेसिकली समझिए सरकार, लोकसभा अध्यक्ष किनका होता है, सरकार का। व्यवहारिक रूप अलग है, सैद्धांतिक रूप अलग है। सैद्धांतिक रूप में कहा जाता है कि जो क्या कहते हैं, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। तो सिंपल समझिए सरकार। आज देखिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था, वही बार बार क्या करते हैं, हमारी सरकार, हमारी सरकार। तो सिंपल सरकार जिस चीज के लिए सहमत हो, अगर सरकार जेपीसी के लिए सहमत हो जेपीसी बन जाएगी, सरकार अगर नहीं हो तो नहीं बनेगी। राफेल के मामले पर आप जानते होंगे कि विपक्ष के द्वारा काफी बार मांग किया गया था जेपीसी बने, लेकिन सरकार सहमत नहीं हुई, जेपीसी नहीं बनी। तो आप जांच समिति समझ गए। सलाहकारी समिति क्या होता है, जी सपोज कीजिए किसान कानून, भारत सरकार ने किसान कानून पास किया था, आप जानते हैं, और विरोध करने के बाद फिर सरकार ने उस कानून को वापस ले लिया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कानून होते हैं, या जैसे देश हित के लिए, जिसे जिसके व्यापक समझ क्या जिसे होता है ना, व्यापक प्रभावित होता है, उससे व्यापक चीजें प्रभावित होती है। तो ये समिति डिसाइड करता है कि इस कानून को बनाने से पहले, लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने से पहले कमेटी के पास भेज दिया जाए, ताकि ये कमेटी इस कानून के प्रत्येक बिंदुओं पर प्रत्येक स्टॉक होल्डर से बात करेगी और विचार विमर्श करके अपना सुझाव देगी। जैसे अभी आप देखिए 1 जुलाई से हमारा सीआरपीसी आईपीसी में जो संशोधन हुआ है, बीएनएस और बीएनएस जो बनाया गया है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो मांग चल रही थी उसको कमेटी के पास भेजा जाए। लेकिन विपक्ष क्या आरोप लगाता है कि सांसदों को सस्पेंड करके आपने हड़बड़ी में इसे पास करा लिया, ठीक है। तो यही इस कानून को समिति के पास भेजा जाना चाहिए था। हाँ, बीजेपी सरकार में जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं तब से ये देखा गया है कि इस सलाहकारी समिति के पास, जेपीसी के पास या पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बहुत कम विधेयकों को भेजा गया है, बहुत कम विधेयकों को। मनमोहन सिंह के टाइम पे लगभग 70 से 75% विधेयक को सलाहकारी समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाता था, ताकि सभी स्टॉक होल्डर से बात करें, गहन परीक्षण करने के बाद कानून बने। और आप बताइए अगर कृषि कानून जो है, कृषि कानून यदि सभी स्टॉक होल्डर से बात करके सलाहकारी समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाता, पार्लियामेंट्री कमेटी सभी स्टॉक होल्डर से बात करती, तो शायद सरकार को कानून वापस नहीं लेना पड़ता। अब देखिए जो 1 जुलाई से लागू होने वाला, आप देखिएगा, हम अभी बता रहे हैं, इस पे भी काफी तलवारें चलेंगी, मतलब शब्द की तलवारें चलेंगी, ठीक है। प्रत्यक्ष विरोध प्रतिरोध चलेगा इस पे कि नहीं, इसको दोबारा से ममता दीदी ने तो लेटर लिखी थी, इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए था, पुनर्विचार इस पे किया जाना चाहिए था। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर आप पूरी तरह समझ गए। इस क्वेश्चन, इस अलग अलग समिति पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये तो पहला क्वेश्चन का आंसर था कि संरचना को समझाइए। संरचना अब आप समझ चुके हैं। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारतीय संसद के संस्थान वित्तीय समिति यानी फाइनेंशियल कमेटी की भूमिका बताइए। फाइनेंशियल कमेटी कहां तक मदद की है? तो फाइनेंशियल कमेटी आप देखिए, यहाँ पे हमारा ये फाइनेंशियल कमेटी है, ये वाला लोक लेखा समिति, तो लिख लीजिए प्राक्कलन समिति, और तीसरा होता है सार्वजनिक उद्यम समिति। ये 3 समितियां हैं। तो ये कह रहा है कि ये समिति पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में कैसे मदद की है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने दूसरा सब हेडिंग बनाया कि संस्थानीकरण में वित्तीय समितियां।
ठीक है, दूसरा सब हेडिंग भूमिका के क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की दूसरा पार्ट का आंसर। तो वित्तीय समितियां, वित्तीय समितियां की संस्थानीकरण, क्वेश्चन में जो शब्द लिखा आप वही लिखे, या इसके अतिरिक्त भी आप लिख सकते हैं संस्थानीकरण में भूमिका या मदद, जो भी आपको शब्द ठीक लगे वो आप लिख दीजिए, ठीक है। और हमने इसे सब अंडरलाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए जो हमारा पहला समिति है, हमने फिर यहाँ क्या किया, पहला पॉइंट, रुक जा भाई मत भाग, हाँ पहला पॉइंट देखिए, यदि हम लोक लेखा समिति की बात करें, जो हमारा समिति है लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ये क्या करता है ये बताइए, ये समिति का क्या काम है आप जानते होंगे। ये समिति जो है सीएजी, जो हमारा सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसके रिपोर्ट की जांच करती है। और सीएजी क्या करती है, सीएजी जो सरकारी पैसा खर्च होता है, सरकार को पैसा खर्च करने के अधिकार कौन देता है, विधायिका यानी पार्लियामेंट। यदि बजट पास नहीं होगा तो सरकार पैसा खर्च नहीं कर पाएगी ना, तो विधायिका अनुमति देती है सरकार को, कार्यपालिका को पैसा खर्च करने का। कार्यपालिका उस पैसा को कहां खर्च की है, सही से खर्च की है कि नहीं की है, उसका ऑडिट सीओजी करता है, ठीक है। और महानियंत्रक लेखा परीक्षक आप जानते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और इसकी रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है कि आपने जो जांच किया है वो कितना सही है कितना गलत है। तो आप देखिए इसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला मनमोहन सिंह टाइम पर आप जानते हैं काफी विवाद चला था, बाद में उसका क्या हुआ वो आप भी जानते हैं कि कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोर्ट में वो साबित नहीं हो पाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय हुई ना। अगर इस तरह का सीएजी रिपोर्ट में ये आता है कि घोटाला हुआ है, तो क्या होता है, पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट ने कहा क्या कि पैसा खर्चा कीजिए, तो क्या पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी तय होती है कि नहीं होती है। इस कंडीशन फिर पार्लियामेंट क्या करती है, मंत्री की जिम्मेदारी तय करता है, और मंत्री का इस्तीफा भी होता है। आप देखो कई बार कई केस में मिनिस्टर का इस्तीफा होता है, हुआ राज्यों के स्तर पर इस्तीफा होता है, केंद्र में भी इस्तीफा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केंद्र की बात करें, क्योंकि संसद से के बारे में सवाल पूछा गया है, तो समझ गए पहला लोक लेखा समिति से क्या होगा कि ये सरकारी खातों की जांच करती है, जिससे वित्तीय जवाबदेही स्थापित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे कि लोक लेखा समिति के द्वारा सीएजी की रिपोर्ट की जांच की जाती है, जो सीएजी सरकार के द्वारा खर्च किए गए रुपयों की जांच करती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है तो लोक लेखा समितियां जिम्मेदारियां तय करती है, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जवाबदेही स्थापित करने में सफल होती है, और कई अवसरों पर विधायिका, कार्यपालिका का इस्तीफा भी ले चुकी है। तो क्या ये संस्थानीकरण हुआ कि नहीं हुआ आप ये बताइए। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया लोक लेखा समिति की जांच। दूसरा हमारा क्या, देखिए हमने कहा था प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति ये हमारा वित्तीय समिति है। ये समिति देखिए क्या करता है, सरकार कोई नीति बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है। जैसे सरकार ने इतना करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए पॉलिसी बनाया, बहुत सारी पॉलिसी सरकार बनाते रहती है, तो उन पॉलिसियों की जांच करती है, ठीक है। तो सरकारी नीतियों की जांच ये क्या करती है, सरकारी नीतियों यानी पॉलिसियों, नीतियों की जांच करती है ये। अब देखिए बहुत सारे पॉलिसी में यदि खामी, जैसे देखिए आप सरकार का पॉलिसी है आयुष्मान कार्ड, आप जानते हैं, उसमें भी कुछ दिन पहले निकल गया था, घोटाला हुआ। तो ये अलग अलग पॉलिसी का, नीतियों का जांच करता है, और जब जांच होती है और उसमें कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो फिर जवाबदेह बनाया जाता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती है। तो ये क्या हो गया, पहला हमारा क्या था, धन आवंटन को लेकर जवाबदेही तय करती है। दूसरा हमारा क्या है, पॉलिसी को लेकर जवाबदेही तय करती है, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, सरकार पॉलिसी में सुधार लाती है, कोई कानून बनाया पार्लियामेंट, तो उसका कमेटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है, फिर उसमें सुधार किया जाता है। इससे क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी तय होती है, जवाबदेही, पारदर्शिता आती है, निष्पक्षता आती है। तो समझ गए, प्राक्कलन समिति सरकारी नीतियों की जांच करती है, और नीतियों के परिणाम स्वरूप उसमें दिए गए सुझावों पे सरकार को सुझाती है, और कई बार नीतियों में इससे कहने पर इनके आधार पर, सुझाव के आधार पर परिवर्तन भी होता है।
कोई एक एग्जाम्पल आप ले लेंगे, जैसे आप देखिए आयुष्मान भारत कार्ड का आप ले लीजिए। इससे पहले वो क्या था, कुछ ही लोगों तक सीमित था वो। अब उसमें क्या किया है कि 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लोगों को भी जोड़ दिया है, मतलब उसका दायरा इस बार क्या क्या व्यापक कर दिया गया है। तो क्या पॉलिसी थी, नीतियां थी, समिति ने सुझाया कि आप ऐसा कीजिए, सरकार की एग्जाम्पल आप इसका ले लेंगे। ऐसे दूसरा भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड का अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है, आप लेंगे तो ठीक रहेगा। तो दूसरा पॉइंट आप समझ गए। चलिए तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है यहां पे, हमने कहा एक होता है सार्वजनिक उद्यम समिति, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम समिति। तो ये क्या करती है, जैसे देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे पीएसयू है, ठीक है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जैसे वेल है, गेल है, एनटीपीसी है, बहुत सारा आप जानते हैं, ये बताने का, एलआईसी है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार आप देखे होंगे ये जो है इसमें वित्तीय सुधार, जैसे जो घाटे में चल रही कंपनियां, क्यों घाटे में चल रही, वित्तीय सुधार, ठीक है, कार्य कुशलता, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, इन सब में सुधारों को लेके सलाह देती है, ठीक है, सलाह देती है किसको, पार्लियामेंट को। क्योंकि आप देखिए क्या होता है, सरकार जब बजट पास करती है तो बजट में एक अनुमान लगाती है, एक निर्धारित करती है, इस बार हम पब्लिक सेक्टर यूनिट में डिसइन्वेस्टमेंट करके यानी विनिवेश करके इतना पैसा इकट्ठा करेंगे। इसलिए देखिए आरोप लगता है सरकार पे, आपने रेलवे बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एनटीपीसी बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, आरोप लगता है ना कि नहीं लगता है, क्यों? तो यही समितियां कि देखता है कि भाई ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये घाटे में चल रही है, तो उसके सुधार के लिए क्या किया जाना चाहिए था। तो वर्तमान सरकार के टाइम में सुधार का मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका यही करता है कि बेच दो, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है, उसमें सुधार के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए, लेकिन सरकार चाहती है कि बेच दे। तो देखिए आरोप लगते रहता है कि आपने बहुत कुछ को बेच भी दिया, डिस इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है, विनिवेश कहा जाता है। तो यही समिति ये तय करती है, सिफारिश करती है कि ठीक है आप ऐसा कर दीजिए। तो डिपेंड करती है समिति फैसला कैसे लेती है, उस समिति में जिस पॉलिटिकल पार्टी के लोग अधिक होते हैं, समितियां उसी तरह की फैसला लेती है। कि हमारी सरकार का देखिए कोई भी जो सांसद है वो अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जाता, आप देखेंगे काफी लंबे टाइम से कि एक व्यक्ति ने जो कहा सब सांसद वही कह रहे हैं। तो जब सांसद की संख्या अधिक है, कमेटी में उसके मेंबर या उसके सांसद अधिक है, तो फैसला उसी की दिशा में आता है। इसलिए ये समितियां अभी वर्तमान से कुछ दिनों में विनिवेश पे ज्यादा फोकस कर रही है। तो इससे क्या आएगा हमारा, इससे कार्य कुशलता आएगा, वित्तीय सुधार होगा, जवाबदेही तय होगी, प्रबंधन में सुधार होगा। तो अंततः किसके माध्यम से, बजट के माध्यम से। बजट पास कौन करती है, विधायिका, संसद। इसलिए कहा कि संसद जो है क्या इंस्टॉलेशन हुआ, संस्थानीकरण उसका हुआ। अगर ये समिति ना हो, सपोज ये समिति ना हो, बजट एक दिन 2 दिन कुछ दिन का प्रोसेस होता है, उसमें पास कर जाता है, और हमने कहा संसद के पास इतना समय नहीं होता है, तो फिर वो कैसे इन चीजों को तय करेगा, किसका विनिवेश किया जाए, किसका विनिवेश नहीं किया जाए, सरकार हम किसका विनिवेश करने का आदेश दे, किसका विनिवेश करने का आदेश नहीं दे। तो इसीलिए ये समितियां संसद में ये सुझाव देती है, ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, फिर उस पर चर्चा होता है कि ठीक अगर संसदीय समिति ने रिपोर्ट दिया है तो ऐसा किया जाना चाहिए था। तो ठीक है, ये 3 समितियां हैं वित्तीय, और हमने आपसे बता दिया कि ये क्या करती है। इसके अतिरिक्त इन तीनों का एक सम पॉइंट लीजिए, चौथा, ये सभी गहन परीक्षण करती है। ठीक है, ये गहन परीक्षण करती है क्योंकि इसके पास पर्याप्त समय होता है, संसद के पास पर्याप्त समय नहीं होता। क्योंकि आप देखे होंगे कि संसद अब बहुत कम दिनों के लिए बैठती है। तो ये गहन परीक्षण, या ऑब्लिक में आप लिख लीजिएगा पारदर्शी परीक्षण। ठीक है, ये पारदर्शी परीक्षण करती है, काफी डीप, और उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपती है। तो इससे क्या होता है कि जब गहन परीक्षण करती है तो नीति में, पॉलिसी में, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, कार्य कुशलता में पारदर्शिता आती है, निष्पक्षता आती है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होती है। तो अंतोगत देखिए, जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका को थोड़ा साइड कीजिए, कार्यपालिका विधायिका की मर्जी पर रहता है, जब चाहे विधायिका कार्यपालिका को निष्कासित कर सकती है। तो ये समिति इसीलिए विधायिका को संस्थानीकरण कर रही है, में मदद कर रही है कि हाँ ठीक है आप ऐसा काम कीजिए, हम इसमें आपकी सहायता कर रहे हैं।
तो ये हमारा गहन परीक्षण, आप इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि संसदीय समितियों के पास पर्याप्त समय होता है, उसके पास पर्याप्त संसाधन होते हैं, वो किसी को भी बुला के उससे विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण नीतियों में, पॉलिसियों में पारदर्शिता आती है, कार्यकुशलता बढ़ती है, दक्षता में सुधार होता है, वित्तीय सुधार होता है, आदि जो भी आपको एक्सप्लेन करना है एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये था हमारा बॉडी, इस क्वेश्चन का बॉडी। अब आते हैं निष्कर्ष पे कि इस क्वेश्चन में निष्कर्ष क्या लिखा जाना चाहिए था, बताएं। निष्कर्ष, ठीक है, कीड़ा आ गया भाई। हाँ, तो निष्कर्ष इसमें क्या लिखा जाना चाहिए था, बताएं। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संस्थान की वित्तीय समितियां ने कहां तक मदद की है। तो आपको ये लिखना है कि वित्तीय समितियों के द्वारा या हाल के वर्षों में या दशकों में हम देखें तो वित्तीय समितियों के द्वारा कई अनेक वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है, ठीक है। वित्तीय अनियमित जैसे 2G कोल आवंटन हमने बता दिया आपको, तो वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है, जिससे जवाबदेही तय हुई है और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में जो इसका रिपोर्ट्स होता है, जो इसका इनपुट्स होता है, जो इसकी रिपोर्ट इनपुट्स होता है, वो विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में योगदान देती है और मदद करती है, ठीक है, जिससे सरकार और विधायिका यानी संसद के संस्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्योंकि अगर कार्यपालिका गलती करेगी सजा उसको कौन देगा, विधायिका ही सजा देगा ना। अगर विधायिका को पता ही नहीं चलेगा कार्यपालिका गलती की है तो फिर सजा क्या देगा, तो ये बताता कौन है, ये समितियां। तो बस आपको लिखना है कि वित्तीय समितियां, जो हमारी वित्तीय समितियां, ये कई वित्तीय अनियमितताओं को उजागर की है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संसद के द्वारा जवाबदेही तय की गई है तथा इस समितियों का जो इनपुट है या रिपोर्ट है, विधायिका को या संसद को विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन में योगदान देती है, मदद करती है और इसकी भूमिका, जो संसद समिति की भूमिका संस्थानीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है या इसका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। तो समझ गए आप, ये हमारा निष्कर्ष था। तो चलिए अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो कल फिर मिलेंगे, ठीक है। और फिर से हम बता दें कि आंसर राइटिंग का बैच स्टार्ट होने वाला है, यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रयास यदि हमारा अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।